आप सभी का यहाँ बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ यहाँ लाइव जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, आखिरी सलाम पेश करने के लिए। अब वो बिल्कुल आखिरी घड़ियाँ इस वक़्त बाकी हैं हमारे सामने, जबकि आखिरी सलाम पेश कर सकते हैं, आखिरी विदाई दे सकते हैं लोग। इसके अलावा आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में जो तो हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने आखिरी सलाम पिछले 7 दिनों के भीतर जो तमाम ये फ्यूनरल या जनाज़ा या अंतिम संस्कार, इसको जो चाहें आप नाम ले दें आपकी सांस्कृतिक भाषा में, लेकिन करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतिम संस्कार में या आखिरी दर्शन या लास्ट रिस्पेक्ट्स अंग्रेजी में कहें, वो देने के लिए अलग-अलग दुनिया के देशों से वहाँ पहुँचे। मैं भी भारत से वहाँ पहुँची और मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं गई थी, रिपोर्टिंग के लिए ज़ाहिर है मैं गई थी एक रिपोर्टर की हैसियत से। पिछले लगातार 4 महीने से भी ज़्यादा से मैं इस पूरी जंग को कवर कर रही थी और पहले दिन जंग के जब अयतुल्ला अली ख़ामनेई की जान ले ली गई थी, अमेरिका और इज़राइल के ज़रिए, उसके बाद से जिस तरह से बदलता हुआ ईरान है, उसकी पल-पल की खबरें मैं आपको देती रही और उसके बाद आखिरकार तमाम तरह के खतरे उठाते हुए, तमाम तरह की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी देखने के बावजूद भी मैं वहाँ ईरान पहुँची और तमाम तरह के हालात का जायज़ा लिया। अब ये बिल्कुल आखिरी पल आप अपनी स्क्रीन पर फ़िलहाल देख रहे हैं। मुझे ये भी बताइए कि अयतुल्ला अली ख़ामनेई के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे ये भी बताइए कि किस तरह के विचार आप रखते हैं उनके बारे में? और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख रहे हैं कि वो सुन्नी हैं, लेकिन वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अयतुल्ला अली ख़ामनेई की। मुझे लगता है कि आपका शिया होना या आपका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को का आदर करने के लिए जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहा है, जो कॉलोनियलिज़्म के खिलाफ लड़ रहा है, जो एक गैर बराबरी का जो समाज बनाया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ रहा है, वो एक ऐसी फोर्स के खिलाफ लड़ रहा है, वो ताकत जो पूरे तरीके से जो छोटे मुल्क हैं या मझले मुल्क हैं या उन बड़ी ताकतों से छोटे हैं जिनको हम सुपर पावर्स कहते हैं, उनको अपने बूट के नीचे दबा देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप बड़ी तादाद में आप लोग आइए, मैं भी आपके कमेंट्स यहाँ पर पढ़ूंगी और इसके अलावा यहाँ पर अलग-अलग तरह के लोग यहाँ कमेंट्स में आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहली बार अ, चंबल 19 नाम से ये इनका हैंडल है, कह रहे हैं पहले मैं भी खामनेई साहब को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने देखा कि तमाम हिंदूज़, अमेरिका और इज़राइल वाले नफ़रत करते हैं खामनेई साहब से, तो इसलिए अब मैं खामनेई साहब को सपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है ये कहना शायद दुरुस्त नहीं है कि तमाम हिंदू नफ़रत करते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ़ जो नफ़रती विचारधारा वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, वो ज़रूर एक ऐसे व्यक्ति से, और ये भी मुश्किल है, मैं सोचती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति से कैसे कोई नफ़रत कर सकता है, जो अपने से कहीं बड़ी ताकत, चाहे वो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़ी जो ताकत है, उससे वो लड़ रहे हैं। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे मशहद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आपको ईरान से मिल रही हैं। इसके बाद इनको सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ख़ामनेई। ये कार्यक्रम सुबह के वक़्त होना था, लेकिन ये कार्यक्रम होते-होते शाम इसलिए हो गई क्योंकि इराक भी उनका जनाज़ा गया था। नजफ़ और करबला 2 शहरों में इराक के, वहाँ भी ये जनाज़ा गया था और वहाँ पर जितनी तादाद में सोचा था कि लोग आएँगे, कुछ लाख लोग, लेकिन कुछ करोड़ लोग आए जनाज़े में और इसके अलावा इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तमाम तरह की खबरें मुझे जो लोग जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइज़र्स से, वो बता रहे थे कि कैसे वो उनके लिए मुश्किल हो रहा था, असंभव हो रहा था उनके लिए वहाँ से निकल पाना इराक से, इसलिए कुछ घंटे डिले किया गया। कुछ घंटे की दूरी पर इस कार्यक्रम को रखा गया। सुबह 6 बजे की बजाय शाम को, दोपहर को 2 बजे इजाज़त दी गई कि मशहद में उनके जनाज़े को रखा गया। आप यकीन जानिए कुछ दिन वहाँ गुज़ारने के बाद जब मैं लौटी हूँ, अभी भी बिल्कुल इस तरह के एक मेंटल स्टेट में हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं ईरान में हूँ, क्या मैं हिंदुस्तान में हूँ? एक तरह की ट्रांस स्टेट, अंग्रेज़ी में ट्रांस कहते हैं। यानी कि एक बीच का एक हिस्सा जहाँ आपको समझ नहीं आता कि आप उधर हैं या आप इधर हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली और पूरे तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से ज़हनी तौर पर मैं अभी भी ईरान में हूँ। अभी कुछ ही घंटे पहले लौटी हूँ और सोचिए आपकी आखिरी फ्लाइट जो आ रही थी तेहरान से, और किसी तरह से वो आखिरी फ्लाइट चली थी, उससे पहले और उसके बाद कोई फ्लाइट वहाँ से नहीं निकली है। तो मैं वही सोच रही हूँ फिलहाल कि इसको मैं अच्छी किस्मत कहूँ या किस तरह से कहूँ कि किसी तरह से, जैसे मैंने कहा कि आखिरी फ्लाइट से मैं वहाँ निकली हूँ।
और इस जिस वक्त के वहां से फ्लाइट से निकल रही थी, कई ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने बोर्डिंग पास वापस कर दिए और डीबोर्ड कर गए, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था कि उनकी जान जब वो हवा में जहाज उड़ेगा तो वो सुरक्षित रहेगी या नहीं। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच रही थी तेहरान के, उसी वक्त उससे कुछ देर पहले धमाके हुए थे जिसमें अमेरिका ने ईरान के ऊपर ताज़ा हमले किए, और फिर ईरान ने भी गल्फ कंट्री में बहरीन से लेकर कुवैत तक, वही खाड़ी के देशों में, कई देशों में ईरान ने खुद इस बात को कंफर्म किया है कि उसने हमले किए हैं। तो इस वक्त देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हमें वो लोग नजर आ रहे हैं जो लाखों करोड़ों की तादाद में जमा हुए हैं आखिरी दर्शन करने के लिए, जनाजे को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। अब उनको बाकायदा दफना दिया जाएगा, उनकी तदफीन जिसे कहते हैं फारसी में, तदफीन उनकी की जाएगी, और उसके बाद इतिहास की किताबों में चले जाएंगे अयातुल्ला अली खामनेई। लेकिन वो ऐसा शख्स है, 84 साल का वो बुजुर्ग, जिसने लगभग 4 दशक तक ईरानियों के दिलों पर राज किया, ईरान पर राज किया। यानी ईरान के वो न सिर्फ के सुप्रीम लीडर थे, बस के बल्कि इसके अलावा जो ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ स्टेट, सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति थे 4 दशकों तक, जब तक कि उनकी हत्या नहीं कर दी गई। जब से उनको 1989 यानी 1989 में जब उनको बनाया गया था सुप्रीम लीडर, तब से शुरुआत करके और आखिर तक, जिस लम्हे तक उनकी हत्या की गई अमेरिका के जरिए, उन्हीं के घर पर जहां वो रहते थे, उन्हीं का वो दफ्तर भी था, और वही जो जहां रहते थे रिहाइश उनकी, वही बन गई उनकी कत्लगाह। ये भी फारसी का शब्द है कत्लगाह, और मैंने वहां का दौरा भी किया। आप इसी चैनल पर वो रिपोर्ट देखेंगे कि अभी भी 4 महीने बाद भी जब मैं वहां पहुंची तो मुझे लगा कि अब तो बहुत दिन गुजर चुके हैं, अब तो वहां सन्नाटा पसरा होगा, परिवार का भी कोई नहीं होगा। मुझे बहुत हैरानी हुई ये देखकर कि न सिर्फ के परिवार के लोग वहां मौजूद थे, बल्कि जो आम लोग थे, अलग अलग शहरों से ईरान के जो आम लोग थे, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। अभी फिलहाल अपनी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इन तस्वीरों के क्या मायने हैं। और मशहद, इसके अलावा तेहरान के लोग तो थे ही, इसके अलावा अलग अलग शहरों से जो लोग हैं वहां पहुंच रहे थे, और वो जो दीवार थी, जिस दीवार को बंद कर दिया गया है उनके घर को, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पहुंचने लगे थे, उस दीवार पर, पीले रंग की दीवार पर, लोग कभी अपनी तस्वीरें लगा रहे थे, कुछ लोग अपनी पसंद की नज़्में लिख रहे थे, कुछ लोग फूल वहां पर लगा रहे थे, कुछ खुशबू लेकर आए थे वो छिड़क रहे थे। हर व्यक्ति अपने अंदाज से, अपनी सोच से, अपने भाव के साथ वहां पर उनको आखिरी विदाई दे रहा था। और सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात को लेकर हुई कि ऐसा लगा कि अभी कुछ देर पहले उनकी हत्या हुई है, क्योंकि जब वहां सैकड़ों की तादाद में मैंने कई सौ लोगों को देखा उस वक्त भी, और बिल्कुल मैं शाम ढले वहां पहुंच पाई थी। और उस वो रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा इसी चैनल पर, कुछ ही देर पहले वो रिपोर्ट हमने पब्लिश की है, वो ऑन एयर गई है। आप उस रिपोर्ट को जरूर देखिए, आपको ये समझने में आसानी होगी कि पूरा जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, जिसमें लगातार अयतुल्ला अली खामनेई को एक ऐसे डॉन, ऐसे डिक्टेटर के तौर पर दिखाया गया, उनको टेररिस्ट तक कहा गया, ईरान की सरकार को टेररिस्ट रिजीम कहा गया, उस व्यक्ति के लिए सब लोगों के मन में, बहुत से लाखों लोगों के मन में कितना प्रेम का भाव था। और जो उन्हें रहबर कहा जाता है, यानी राह दिखाने वाला, मुझे लातादाद लोग इस तरह के मिले जिन्होंने कहा कि वो हमारे लिए सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो हमारे लिए सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो हमारे लिए एक पिता जैसे थे। मुझे कई लोग ऐसे मिले शहीदों के परिवार से, जिन्होंने कहा कि पहले मैंने जंग में अपने पिता को खोया, उसके बाद पिता जैसे व्यक्ति खामनेई को खो दिया, मैं एक बार फिर से यतीम हो गई। कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, कई यंग लड़कियों से, सब लोगों के इंटरव्यूज करना मुमकिन नहीं होता, वरना मैं आपको ज़रूर दिखा पाती अगर मुझे इजाज़त होती इस बात की कि मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड्स कर सकूँ। तो पत्रकार की ज़िंदगी में होता यही है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जो कुछ देख पाते हैं उन उसका 95% मैं कहूँगी, कम से कम 90% हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमारे अंदर इतनी कहानियाँ होती हैं, जिस कहानी को, उनमें से कुछ कहानियाँ सुनाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ बैठी भी हूँ, कि जो शहीदों के परिवार के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि अयतुल्ला अली खामनेई के गुज़र जाने के बाद उनको लगता है कि वो दूसरी बार यतीम हो गए। तो अब ये आखिरी लम्हा चल रहा है, और इसके अलावा आखिरी लम्हा जहां हम ये देख रहे हैं कि पूरे तरीके से
इस वक्त आ, लोग दीवाने होकर वहां पहुंच रहे हैं। और एक बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जो तेहरान और बाकी शहरों से जो मशहद को पहुंचने वाली रेलें थीं, ईरान का रेलवे सिस्टम काफी अच्छा है और बहुत पुराना भी है। अभी वहां उन्होंने पिछले करीब 20 सालों में जो मेट्रो रेल का सिस्टम है, अंडरग्राउंड रेल का, उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया है। उस पर भी एक रिपोर्ट आप अलग से देखेंगे बहुत जल्द। वो रिपोर्ट भी मैं आप तक लेकर आऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस ट्रेन को यूएस के धमाकों के बाद रद्द कर दिया गया। जी हाँ, धमाकों के बाद ट्रेन को रद्द कर दिया गया। तो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग वहां जाना चाहते थे, जो पहुंचना चाहते थे, वो लोग नहीं पहुंच पाए। और पूरे तरीके से जो है वो देखा जाए तो काफी लोगों का दिल टूटा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी तेहरान में, अपनी ओवरनाइट वहां से ट्रेन चलती है तेहरान से और मशहद को। ज्यादातर लोग वहां फ्लाइट का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, और इतने खतरनाक दौर में जहाँ के रेलवे सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया हो, आप सोचिए फ्लाइट्स तो पहले ही रद्द हो गई होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी भी वो फ्लाइट आखिरी फ्लाइट थी, उसके बाद पूरे ईरान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। कोई फ्लाइट आ नहीं सकती थी, कोई फ्लाइट जा नहीं सकती थी। यूएस का जो धमाका हुआ, और ये सब कुछ हो रहा है ईरान में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो मुझे मारना चाहते हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि वो मुझे मार देना चाहते हैं और मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगा। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति जो हमेशा अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि वो उसे डर लग रहा है, वो डर रहा है, वो खौफ खा रहा है, क्योंकि ईरान उसको मार देना चाहता है। मुझे लगता है कि जब आप किसी को डराना चाहते हैं तो साथ साथ होता यही है कि आप खुद भी डर जाया करते हैं। यही शायद बदकिस्मती है, यही विडंबना है डराए जाने की, कि जब आप किसी को डराना चाहते हैं तो आप खुद सबसे पहले आपको डरना पड़ता है। तो फिलहाल जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लाल और काले रंग का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं, ये सीधे तौर पे क्या बताता है? मैंने कई लोगों से वहां पूछा, उन्होंने बताया ये बताता है कि गम, शहादत, और साथ साथ आखिरी जो रंग है वो बताता है कि बदला चाहिए। तो गम में मुब्तला एक देश जो शहादत को सेलिब्रेट कर रहा है और वो बदला चाहता है। अभी अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आईआरजीसी का ये संदेश यहाँ पर आया है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी है। तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो वेस्ट एशिया में हैं, यानी तमाम ताकत जहां से निकलती है वेस्ट एशिया से, उस सबको उन्होंने तबाह कर दिया है। और एनिमी का जो एयर बेस है अल अजरा में, उसको तबाह कर दिया गया है 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए। आईआरजीसी ये कह रहा है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हैं, वो लोग जो कि सबसे ताकतवर फौज है ईरान में, जो तमाम बाहरी ताकतों से और दुश्मनों से लड़ती है, वो ये कह रही है। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जो दूसरे यूएस बेसिस हैं इस पूरे रीजन में, वो भी सेम नहीं है, वो भी सेफ नहीं है। जिस तरह से हमला करने का प्लान कर रहा है फिलहाल जो ईरान है। जी हाँ, इस मामले में नई ताजा खबरें ये भी आ रही हैं कि जो जनाजा अभी गया है, आप सोचिए कि जनाजा 7 दिनों का कार्यक्रम था, और इसी दौरान आप ये भी देख रहे थे कि किस तरह से जो यानी कि जो युद्धबंदी थी, सीज फायर थी, वो भी अमल में थी 60 दिनों तक। इन दोनों को, अमेरिका और साथ ही अमेरिका इजराइल और साथ साथ ईरान को आपस में भिड़ना नहीं था। लेकिन उन्होंने एक नया बहाना निकाला अमेरिका ने, और नया बहाना निकाल के ये कहा कि हॉर्मूज पर हमारे जो जहाज थे, जा रहे थे पानी के जहाज, और उनको चूंकि ईरान ने निशाना बनाया, इसलिए हम निशाना बना रहे हैं और हम हमला कर रहे हैं। और एक नहीं, बहुत कई जगहों पर हमला किया गया। और इसके अलावा ये पूरा जो सीज फायर का अग्रीमेंट था, एमओयू, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया। अब इसके अलावा खबरें यहाँ पर बीबीसी ये खबर दिखा रहा है कि तेहरान ने, यानी कि ईरान ने लॉन्च की हैं कई स्ट्राइक्स, जिससे बात के सदर्न ईरान में कई जगह धमाके सुने गए और काफी नुकसान की खबर बताई जा रही है। एक और बात यह है ईरान की कि कहीं भी अगर मान लेते हैं कि कोई अस्पताल, कोई स्कूल या कोई बिल्डिंग अगर वो क्षतिग्रस्त हुई है किसी धमाके में, तो आपको इजाजत नहीं होती। आप उसको आंखों से देख सकते हैं लेकिन उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। इसलिए आप जब भी मेरी रिपोर्ट्स इस चैनल पर देखेंगे, उसके लिए अलग एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, जो जाहिर है मुझे नहीं मिल सकी एक विदेशी पत्रकार होने के नाते।
तो सीधे तौर पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि वही खबरें मैं तो गांधी अस्पताल भी जाना चाहती थी, वहां भी कवरेज करना चाहती थी, लोगों से बातचीत करना चाहती थी। लेकिन ईरान एक तरह के सिनिसिज्म में जीता है। ईरान को ईरानियों ने ही कितनी बार पीठ में उसके छुरा झोंपा है, और इस वजह से वो ज्यादातर लोगों पर यकीन नहीं करते। अगर आप पत्रकार भी हैं, आपको वीजा भी मिला है, आप काम कर सकते हैं अपना, लेकिन ज्यादातर चीजें आप नहीं कवर कर सकते। बहुत पाबंदी के तले आपको कवरेज करना होता है, तो कोई भी आप फोटो नहीं ले सकते। तो फिलहाल ये अनक्लासिफाइड फोटो यहाँ पर जारी किए हैं, यूएस ने रिलीज किए हैं, जिसने ईरान को टारगेट बनाया। ये अनक्लासिफाइड कहा जाता है, यानी कि ये खुफिया नहीं है। और ईरान का जो मैरिटाइम कंट्रोल टावर है उसको पूरे तरीके से डैमेज कर दिया गया है। साथ साथ यानी एक तरफ जंग चल रही है, और जंग के साये में इसी वक्त जब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जनाजा अपने आखिरी मकाम तक जा रहा है। जनाजा अपने क्रिएटर से, अपना पैदा करने वाले से मिलने से बस कुछ ही लम्हे दूर हैं। फिलहाल अयतुल्ला अली खामनेई, उनकी रूह तो पहुंच चुकी है, उनका जिस्म भी बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएगा। तो ईरान की स्टेट मीडिया ये कह रही है कि ईरान ने नए हमले शुरू कर दिए हैं इसी दोपहर, यानी दोपहर में ही मशहद में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, जनाजे को दफनाने का, आखिरी बार विदा कहने का, आखिरी विदाई करने का। और जॉर्डन जो है वो ये कह रहा है कि 8 मिसाइल जॉर्डन ने गिरा दी है ईरान की। तो ईरान कह रहा है हमने हमला किया है, और जॉर्डन यानी जॉर्डन देश ये कह रहा है कि हमने 8 मिसाइल गिरा दी हैं। और ईरान की स्टेट मीडिया कह रही है, इल्जाम लगा रही है यूएस पर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भी हमला किया गया है। ईरान इस बात का दावा कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला किया गया है, हालांकि अमेरिका ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। और इस वक्त लगातार ये मैं वही कह रही हूँ कि जंग के पूरे साए में, बंदूकों के, तोपों के, मिसाइलों के साए में देखिए ये जनाजा जा रहा है। पता नहीं कब ऐसा होगा जब कि अयतुल्ला अली खामनेई की रूह को तस्कीन पहुंचेगी, सुकून पहुंचेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि उनके मुल्क में अभी भी जंग चल रही है, अभी भी लोगों की जान को लगातार खतरा बना हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि उसने 90, 1 2 3 4 5 नहीं, 90 जो टारगेट्स हैं उन पर हमला किया है ईरान में। और ईरान ये कह रहा है कि उसने अमेरिका के जो बेस हैं, कतर है, कुवैत और बहरीन, इन तीनों देशों पर हमला किया है और बर्बाद कर दिए हैं ये कई जो वहां पर मिलिट्री बेसिस हैं उनके। और ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही है कि इसी हमले में जो 90 अटैक्स बताए जा रहे हैं, उनमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी ने इसको वेरीफाई किया है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बीबीसी एग्जाम डैमेज एग्जामिन किया है उन्होंने, जो यूएस की स्ट्राइक से हुआ है ईरानियन पोर्ट कंट्रोल की टावर के ऊपर और रेलवे ब्रिज के ऊपर भी। आपको मैं वहां के जो पुलों की खबरें हैं कि क्यों अमेरिका इजराइल वहां के पुलों के दुश्मन होते हैं, उन्हें क्यों पसंद नहीं है तरक्की करता हुआ ईरान। ये अपने आप में बहुत ज्यादा कोई एक तरह की मिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझिए कि कोई भी विकास की सूरत बर्दाश्त नहीं है अमेरिका को भी इजराइल को कि किसी तरह से तरक्की कर सके। और इसके अलावा ये जो कमर्शियल शिप्स हैं ईरान के, उनको भी नुकसान पहुंचा है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से लाखों की तादाद में लोग उधर पहुंच रहे हैं। जो मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भेज रहे हैं खबरें बताने के साथ साथ। मुझे लगता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट आपके साथ बात करने का एक अच्छा मौका भी है। गांधीयन नाम से व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं, थैंक यू आरफा फॉर बीइंग देयर ऑन आवर बिहाफ, लव ईरान, लॉन्ग लिव सुप्रीम लीडर खामनेई साहब। अ, इसके अलावा लोग आपस में बहस भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि थोड़ा पोलाइट तरीके से, सभ्य तरीके से ही सही, लेकिन लोग बहस कर रहे हैं। और इसके अलावा अभिषेक सिन्हा आ गए हैं नफरत फैलाने के लिए कमेंट सेक्शन में। वो कह रहे हैं कि डेथ कल्ट फॉलोअर्स कह रहे हैं, वो लोग जो खामनेई साहब के मानने वाले हैं और उनके जो फैंस हैं या उनके जो शैदाई हैं, वो कह रहे हैं कि गाली गलौज पर उतर आए हैं। तो इस तरह के कमेंट करने भी लोग यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा जी हाँ, और भी लोग आकर कमेंट सेक्शन में लोग आकर तमाम तरह के गाली गलौज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं भी माफ करती हूँ उन लोगों को, और उम्मीद है कि खामनेई साहब भी उनको माफ करेंगे।
तो अयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी जो सलाम है, आखिरी विदाई देने के लिए लोग वहां पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन उनको दुरूद, दुआ और नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएं भेज रहे हैं और आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अलग अलग लोगों के कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अली रजा कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दफन किया जा रहा है मशहद में रहबर को। इसके अलावा MN7EE नाम से हैंडल है, वो कह रहे हैं आरफा जी थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग विद सो मच करेज। शुक्रिया आपका इस तरह के कमेंट्स करने के लिए। जी हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं लोग मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मैं आज सुबह वापस लौटी हूँ देश। आज सुबह मैं वापस लौट आई हूँ भारत, क्योंकि उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं 9 तारीख तक वहां रुकना चाहती थी, मशहद में जाकर खुद रिपोर्टिंग करना चाहती थी और आखिरी सलाम भी पेश करना चाहती थी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि यूएस पर जो यूएस ने हमला किया उसके बाद तमाम रास्ते बंद हो गए पहुंचने के लिए, पत्रकारों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, नेताओं के लिए। ऐसे में मेरा वहां रुकना किसी वजह के तहत नहीं था और कोई मकसद भी हासिल नहीं कर सकती थी। और इसके अलावा अगर हो सकता है मैं वहां से नहीं निकलती उस वक्त जब मैं निकलती, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि आखिरी वो एक फ्लाइट थी। मैं खुशकिस्मत थी कि निकल पाई, न जाने कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने वहीं पर फंस के रह जाती और वापस देश नहीं लौट पाती। तो ये मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं लौट पाई। इसलिए मैं भी आपके सामने दिल्ली से यहाँ पर पहुंची हुई हूँ। थकान से पूरी तरह चूर हूँ और मेंटली तौर पर, मानसिक रूप से, जहनी रूप से पूरे तरीके से ईरान में मौजूद हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ और भी लोग हैं, उड़ीसा से कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर BS साहू हैं, कह रहे हैं थैंक्स आर फॉर रिपोर्टिंग इन डिटेल। विजय कुमार साहू उड़ीसा। लोनली सोल नाम से कमेंट कर रहे हैं आई लाइक योर रिपोर्टिंग आरफा जी, थैंक यू। रोलिंग मोशन कह रहे हैं प्लीज रेस्ट। कहाँ है आराम, तो हराम है, क्या कहा जाए। हम जैसे पत्रकारों के लिए आराम कहाँ नसीब होता है हमें। हमारे लिए तो आराम हराम है। पिछले कई दिन, 5-6 दिन में वहां पर, आप यकीन जानिए ये भी एक कहानी है। मैंने कहा था हम पत्रकारों के पास बहुत कुछ तो नहीं होता लेकिन कहानियां बहुत होती हैं सुनाने के लिए। आप सोचिए कि पूरी तरीके से सारा ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद था वहां पर। सिर्फ कुछ जो ट्रेनें थी, अंडरग्राउंड ट्रेन्स, जो ट्यूब्स थे वो चल रहे थे, मेट्रो चल रही थी कुछ हिस्सों में, कुछ लाइन सिर्फ। और आपको वहां तक पहुंचने के लिए जहां मुझे रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना था, ज्यादातर पैदल चलकर जाना पड़ा। आप जानते हैं कि उतना ज्यादा हमें दिल्ली में रहने वाले लोगों को आदत ही कहाँ होती है इतना पैदल चलने की। तो आप देख रहे थे कि 25 किलोमीटर लंबा, कहीं पर उससे भी ज्यादा लंबा पूरा ये रैलियां निकल रही थी, जुलूस निकल रहा था। और मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकती हूँ कम से कम इससे कम तो पैदल मैं भी नहीं चली हूँ। यानी 25 किलोमीटर मैं कह रही हूँ यहाँ पर, इससे कम मुझे पूरा यकीन है कि मैं भी इससे कम पैदल नहीं चली हूँ एक दिन में कम से कम। और नेहा त्रिवेदी कह रही हैं Arfa ji, can you please share views on whether the massacre of Iranian people happened as per the Khamenei Sahab's order? It seems impossible that a leader who is this much loved would do this. ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही पेचीदा है अपने आप में। देखिए, ईरान का रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के मामले में बहुत बेहतरीन नहीं रहा है। ईरान और जो ईरान की हुकूमत है उसको हमने जिस तरह से देखा है, वो अब सत्ता में बने रहने के लिए, ये दूसरा साइड है, द अदर साइड ऑफ दिस इस्लामिक रिजीम, के ह्यूमन राइट्स की उन्होंने बहुत परवाह नहीं की है। एक पूरा दौर ऐसा भी गुजरा है जिनमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी बहुत परवाह नहीं की है। वो कोई बहुत लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है जहां राइट्स और फ्रीडम्स की बहुत परवाह की जाती है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया का बेशतर हिस्सा ऐसा ही तो बन गया है। अमेरिका, जो कि एक ओपन और फ्री वर्ल्ड का नेता माना जाता है, उस अमेरिका में भी जो ग्वांतनामो बे बनाए गए, जो गुफाएं बनाई गई जहां अमेरिका की सरहद से बाहर इराकी कैदियों को बिजली के झटके दिए गए और इस तरह से उनके साथ सलूक हुआ जो कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ, क्या कोई इंसान किसी जानवर, किसी मृत चीज के साथ भी वो सलूक नहीं करेगा जो इराक के कैदियों के साथ किया गया। तो किस सिविलाइज दुनिया की बात कर रहे हैं हम, कौन सी सिविलाइज दुनिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पाप हैं ईरान के या ईरान की सरकार के या उससे जुड़े हुए लोगों के वो धुल जाएंगे। तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अब चूंकि आज के रोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से एक नेता को उसी के घर में घुसकर उसके जो सॉवरन बॉर्डर्स हैं उनकी बिना परवाह किए उन्हें तोड़ते हुए उनको
पूरे तरीके से ध्वस्त करके वहां उनका कत्ल किया गया। मैं यहाँ पर पूरे तरीके से ईरान की सरकार के साथ हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पक्ष क्या है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप 100% ईरान की सरकार का समर्थन करती हैं। मेरा जवाब है नहीं। अगर जो इंपीरियलिज्म इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं अमेरिका और इजराइल, अगर वो ईरान पर हमला करेंगे तो मैं ईरान की सरकार के साथ हूँ। अगर ईरान की सरकार ईरान के नागरिकों के साथ ज्यादती करती है, नाइंसाफी करती है, गैर बराबरी करती है, तो मैं उनके नागरिकों के साथ हूँ। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी ज्यादा बड़ा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, मैं जो विक्टिम है उसके साथ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ईरान की जो हुकूमत है, अगर उसका ह्यूमन राइट्स में अगर उसका रिकॉर्ड खराब है, तो अमेरिका जाकर उस पर हमला कर दे और उनके सुप्रीम लीडर की हत्या कर दे, वहां तितर बितर कर दे उनका पूरा निजाम और हजारों लाखों लोगों का कत्ल कर दे। अगर मान लेते हैं कि ये सच भी साबित होता है, और आपकी बात में मान भी लेती हूँ, तब भी ये किसी देश का हक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक तरह के लोग हैं जो इस इंतजाम को, निजाम को, गैर बराबरी को खत्म कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए। जिनका हक है वो है सिर्फ और सिर्फ ईरान के लोग। अगर उनको अपनी सरकार पसंद नहीं है तो इस सरकार का तख्ता पलट कर दें, उस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दें। लेकिन अमेरिका और इसराइल को ये हक नहीं है, ना ही उनकी ये नियत है। वो तो अभी सौदा कर रहे हैं ईरान के साथ। वो तो कह रहे हैं कि हम तो फिर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, हमारे जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने दीजिए, हम इस जंग को खत्म कर देंगे। तो सीधे तौर पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो ईरान की महिलाओं को बचा रहे हैं या ईरान में ह्यूमन राइट्स बचा रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर फिर एक बड़ा भद्दा सा मजाक जो हमारे साथ हो गया है वो ये कि अमेरिका, द लीडर ऑफ ओपन एंड फ्री वर्ल्ड, ये एप्स्टीन वाला अमेरिका है। जी हाँ, मासूम बच्चियों को कच्चा चबा जाने मासूम बच्चियों को कच्चा चबा जाने वाली एक रजीम, जिसके ऊपर इस तरह के घटिया आरोप लग चुके हैं। ऐसे लोग किसी दूसरे देश में जाकर ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स राइट्स की बात करेंगे और हम उनको सुनेंगे भी। मैंने कहा कि मैं सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ हूँ, लेकिन अमेरिका का या इजराइल का ये कोई चेहरा नहीं बचा है। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता नहीं है कि वो ह्यूमन राइट्स या वुमेन्स राइट्स पे बात कर सकें। मैं आगे बढ़ती हूँ। मोहम्मद जाहिद फिरदौसी कह रहे हैं, आरफा आपका शुक्रिया, ग्राउंड पर जाकर आपने रिपोर्टिंग की, मेहरबानी। गांधीन कह रहे हैं यूएसए, इजराइल, बीजेपी एंड आरएसएस आर मर्डरर्स। हैदर खान कह रहे हैं आज करबला याद आ गया। आरफा सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू कामले कह रहे हैं थैंक यू आरफा जी, हमें सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल लाइव दिखाने का, आपके रिपोर्टिंग का शुक्रिया। वी ऑल सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट रियल रिपोर्टर्स। अयाज अली कह रहे हैं रहबर खामनई साहब को सलाम हमारा। तस्नीम फातिमा कह रही हैं इंडिया आ गए आप। जी हाँ, मैं इंडिया बस अभी कुछ ही घंटे पहले हिंदुस्तान वापस अपने देश लौट आई हूँ, सही सलामत लौट आई हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये जानकर जरूर खुशी होगी। मुझे, मेरे परिवार को भी बहुत राहत हुई ये जानकर कि मैं सही सलामत वापस आ गई हूँ। अश्वजीत गायकवाड़ कह रहे हैं लोगों पर हो रहे अत्याचार कैसे रुकेंगे, अगर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इंटरफेयर नहीं करेगी तो ये सालों साल चलेगा। 70s से चलता आ रहा है। ये एक पेचीदा सवाल है। देखिए, भारत में भी हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ी आलोचक हूँ नरेंद्र मोदी सरकार की, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि कोई बाहरी ताकत आकर जो हमारी समस्याएं हैं उनको हल करे या इंटरवीन करे। इंटरफेयर दूर की बात है, यानी कि उसमें कुछ इन्वेड करना तो दूर की बात है, इंटरफेयर भी करे या इंटरवीन भी करे। मेरा एक विचार हो सकता है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं अमेरिका के लोगों पर भी विचार कर सकती हूँ, मैं विचार रखती हूँ अमेरिका की सरकार पर भी, इंग्लैंड पर भी रख सकती हूँ, ईरान पर भी रख सकती हूँ। लेकिन क्या मैं वहां की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करूंगी क्योंकि वहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मुझे अपने विचार रखने का अधिकार है और ये हमेशा मैं इस अधिकार को प्रोटेक्ट करूंगी। जैसे भारत में अगर अत्याचार हो रहा है तो मेरा ये फर्ज बनता है, न सिर्फ कि मेरा अधिकार है, बल्कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं खुलकर इस बारे में बातचीत करूं, एक नागरिक और पत्रकार दोनों की हैसियत से। लेकिन क्या मैं चाहती हूँ कि कोई बाहरी फोर्स आकर इसमें इंटरफेयर करे, इंटरवीन करे? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी नहीं। तो ये चल रहा है 70 से, लेकिन ये वहां के लोगों की ही जिम्मेदारी है, उन्हें ही हल करना होगा। यहाँ इसराइल के चाहने वाले भी आ गए हैं, लॉन्ग लिव इसराइल कहने वाले लोग भी आ गए हैं।
SM अकबर रिजवी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, यूएसए इजराइल की ह्यूमन राइट्स पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये तो जेनोसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा लोग कह रहे हैं, रिफा अनम कह रही हैं, अल्लाह सब्र करे, सब्र अता करे ईरान वालों को, वहां की आवाम को। अ, असगर अली कह रहे हैं, आई लाइक योर रिपोर्टिंग आरफा जी, शुक्रिया आपको ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए, सलाम। गांधीयन ने फिर जवाब दिया है, शुक्रिया गांधीयन, आप कह रहे हैं कि आपको खुशी हुई जानकर कि मैं सेफ साउंड आ गई, मुझे यहाँ, ये आसान तो नहीं था, लेकिन किसी तरह वापस आ चुकी हूँ मैं। कुछ और लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी और फिर मैं आपसे रुखसत लूंगी, और फिर कल का दिन आने के बाद मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके लिए यहाँ इकट्ठा हैं, जिन रिपोर्ट्स को मैं आपके सामने यहाँ तक लेकर आऊंगी। अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके आखिरी सवाल लेकर और फिर अपना आखिरी सलाम और अपना आखिरी खुदा हाफिज अयतुल्ला अली खामने को कहकर आपसे मैं भी रुखसती लूंगी, आपको विदा कहूंगी। लेकिन आपके आखिरी सवाल मैं कुछ यहाँ पर लेना चाहती हूँ। सोनी सुहेल कह रहे हैं, आरफा तुम्हारा ईरान जाना बिल्कुल वाकई सही रहा। जी हाँ, मैं भी काफी इस उलझन में थी कि जाऊं ना जाऊं, हालात बड़े खराब हैं, पहुंच गई तो क्या फंस जाऊंगी, वापस नहीं आ पाऊंगी, तमाम उलझन में उलझते उलझते ही ये उलझन सुलझ नहीं पाई, और उसी दौरान मुझे ईरान जाने का मैंने अपना मन पक्का कर लिया और चली गई, किसी तरह से एक अहद किया, जज्बे के साथ चली गई। और ये अच्छा रहा मेरे लिए, बड़ा एक्सपीरियंस, काफी थका देने वाला था, डरा देने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी एक सदमे में, गम में भीगे हुए पूरे के पूरे एक देश को देख कर लौटी हूँ। ये शायद मेरी जिंदगी के सबसे गहरे अनुभवों में से एक रहेगा। मेघवाल कह रहे हैं, आफत जी कल्पना कीजिए कि ईरान में भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होने लग जाएं तो क्या अमेरिका, इसराइल और पश्चिमी ताकतों को सत्ता में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा? बहुत पेचीदा सवाल है और बहुत जायज सवाल है मेघवाल जी, कि ये बात सच है कि जैसे हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप कर रही है, जो अंदरूनी ताकतें हैं वही नहीं चाहती कि जो चुनाव है हमारा, उसकी प्रक्रिया को पूरी तरीके से धूमिल कर दिया गया है। जो स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से चुनाव हो रहे थे, उनको किस तरह से खराब तरीके से और उनमें धांधली की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चुनाव फिर क्या नहीं होने चाहिए? मैं कहती हूँ, चुनाव कितने भी खराब हों, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो कितना भी खराब हो, चुनाव ही होना चाहिए। लोकतंत्र फिर भी हमारी नजर में अभी भी सबसे बेहतर सिस्टम है एक देश को चलाने का। जी हाँ, जाहिद फिरदौसी पूछ रहे हैं कि आप पहली बार ईरान गई ही थी? नहीं, मैं ईरान 3 बार और जा चुकी हूँ, ये मेरा चौथा ट्रिप था ईरान का। लेकिन अब की बार देखिए, ईरान ने मुझे 16 साल बाद बुलाया। मैं लगातार 2008, 9, 10 तीनों साल ईरान गई, अलग अलग वजहों से। मैंने वहाँ के 2009 के जो राष्ट्रपति चुनाव थे वो भी कवर किए, इससे पहले 2 बार और भी मैं जा चुकी थी, और अब की बार 16 साल बाद इत्तेफाक हुआ कि मैं ईरान गई। मोहम्मद रिजवान शेख पूछ रहे हैं, आपको वहां डर नहीं लगा? बहुत से बारे में पत्रकार नहीं गए, खुशी की बात है कि आप अच्छे से पहुंच गए। जी हाँ, चूंकि मैं समझती हूँ कि क्यों नहीं गए पत्रकार, वाकई इतना मुश्किल था वहां पर किसी भी तरीके से नेविगेट करना, आसपास जा पाना, रिपोर्टिंग कर पाना। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मुझे क्या मुश्किलों का वहां सामना करना पड़ा। वहां सफर में आना और जाना अपने आप में बेहद बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बाद जिस दौरान मैं ईरान में थी वो भी अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मेरे लिए वो अनुभव रहा, जब उस वक्त मैं वहां पर मौजूद थी। तो इस पर अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों से मैं बातचीत करूंगी। और बहुत सारे पत्रकार नहीं गए, एक तो ये भी बात बात थी कि आप जानते हैं कि यूट्यूब के जो पत्रकार हैं उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, और मैं भी, आप यकीन जानिए, आपको इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर QR कोड, आप ही से सबसे मदद की गुहार लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, मैंने कभी चादर के बारे में सोचा ही नहीं, बस पैर फैला देती हूँ और सोचती हूँ
कि ये चादर कहीं न कहीं मेरे पैरों को ढक ही लेगी। तो ये शुरू से मेरी आदत रही है। कभी भी ये नहीं समझती कि मेरी लिमिटेशंस जो हैं वो क्या हैं? हमेशा ये सोचती हूँ कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएँ हैं वो कितनी हैं? और इसी दीवानेपन में मैंने पत्रकारिता के 2 दशक से ज़्यादा गुज़ार दिए कि कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं ये नहीं कर सकती। हमेशा ये सोचती हूँ कि देखिए मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। तो इसी तरह इस ट्रिप में भी मैं अपने संसाधनों से, अपनी जो लिमिटेशंस हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बढ़-चढ़ कर जाकर इंटरनेशनल ट्रिप करना आसान बात नहीं है। बड़े-बड़े टीवी नेटवर्क्स ने भी अपने पत्रकारों को नहीं भेजा, भारत से भी और दुनिया से भी। इसलिए अभी फ़िलहाल आपके सामने स्क्रीन पर जो ये क्यूआर कोड देख रहे हैं, आप ही सबसे मदद की गुहार लगा रही हूँ कि काफ़ी जो है मैंने अपनी चादर बड़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। चादर छोटी है मेरी, बिसात कम है, लेकिन सोचती बहुत कुछ हूँ कि सब कुछ कर सकती हूँ। अनवर लश्कर कह रहे हैं, थैंक्स अ लॉट आरफा जी, शुक्रिया आपका भी यहाँ आके कमेंट करने के लिए। उरूज फातिमा सलाम कर रही हैं, आरफा आप बहुत बहादुर हैं, आप इस माहौल में गई, शुक्रिया बहुत-बहुत। अ, मेरी तरफ से आखिरी सलाम इस्लाम मोहम्मद कह रहे हैं। अली रज़ा पूछ रहे हैं तेहरान में ही थी या कुम भी गई? नहीं, मैं तेहरान में ही थी। तेहरान ही कवर करना मुश्किल हो रहा था। ज़्यादातर जो एक्शन था, तमाम तरह की जो गतिविधियाँ थी, वो सब तेहरान में हो रही थी। इरादा मेरा कुम और मशरक़ दोनों जगह जाने का था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि हर अलग-अलग एस्पेक्ट से आपको खबरें दिखा सकूँ। बहुत सारी खबरें मैं यूट्यूब पर पब्लिश कर चुकी हूँ, मैं और मेरी प्रोड्यूसर सौम्या, जो दिन-रात मेहनत करती रहीं इस पूरे उस वक़्त के दौरान जब मैं ईरान में मौजूद थी। जितना काम मैं वहाँ पर ग्राउंड पर कर रही थी, उतना ही काम वो अपनी मशीन पर बैठकर एडिटिंग के लिए कर रहे थे। तो अगर आप मुझे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो सौम्या उपाध्याय को भी शुक्रिया अदा कीजिए, जिन्होंने तमाम वीडियोज़ को जिस रफ्तार के साथ उन्होंने प्रोड्यूस करके, एडिट करके पब्लिश किया है, अ, अनप्रेसिडेंटेड है ये। खुद सौम्या की क्षमता के भी बाहर जाकर उन्होंने इसमें काम किया है। तो जी हाँ, इस पाकिस्तान से एक साहब सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 16 साल पहले वाले ईरान और अब में क्या फ़र्क है? इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बाकायदा बनाया है कि 16 साल पहले जब मैं गई थी तो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान की सोसाइटी, ईरान की जो महिलाएँ हैं, उन सब के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई थी। उस वक़्त मैं एनडीटीवी में काम किया करती थी। एनडीटीवी के लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और अब एक और वीडियो आपके लिए बना कर लाई हूँ। अभी कई वीडियो ऐसे बाकी हैं जो आपको देखे जाने हैं। तो आप इसी चैनल को देखते रहिए, क्योंकि इसी पर आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी, अलग-अलग अंदाज़ से, अलग-अलग, यानी अयतुल्ला अली ख़ामनेई के जनाज़े के बाहर भी जो खबरें हैं, उसके इर्द-गिर्द जो घूम रही हैं, उनके समाज से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, कितनी तरक्की की है ईरान ने पिछले 15 साल में, 16 साल में जब मैं आखिरी बार वहाँ गई थी, वो तमाम खबरों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तौसीफ मेहंदी कह रहे हैं कि दुनिया को दूसरा ख़ामनेई नहीं मिलेगा। बेशक तौसीफ साहब, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि दूसरा ख़ामनेई नहीं मिलेगा। उसे बनने के लिए भी मुझे लगता है कि रीढ़ की हड्डी जो है वो स्टील की रीढ़ चाहिए, ख़ामनेई बनने के लिए। रेशु कह रहे हैं कि कह रही हैं आपसे ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग नहीं देखी। बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस जो एक पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। बहुत बहादुरी वाला काम किया, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी। बहुत-बहुत शुक्रिया रेशु आपका। एक बात यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ और एक ऐसी बात है जिससे आप सबका दिल टूटेगा। सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ईरान में हमेशा भारत एक बहुत अच्छा देश के तौर पे देखा गया और मुझे बताया कि वहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जो अलग देशों से आते थे, जो अपने को हिंदुस्तानी कहते थे इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का बड़ा नाम हुआ करता था, उनको बड़ा भला और अच्छे लोग माने जाते थे। लेकिन इस बार जब मैं ईरान पहुंची 16 साल बाद, तो भारत की वो इमेज बदल चुकी है। ईरान के लोगों ने मुझे अलग-अलग जगहों पर रोक कर जिस तरह की बातें कही, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व का एहसास नहीं हुआ। कई व्यक्तियों ने कहा कि जो क्रूज़ था, उस पर जो हिंद महासागर में आपको मालूम है 100 से ज़्यादा ईरानी फ़ौजियों को मार दिया गया था, डुबो दिया था उनके जहाज़ को, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो खेल खेल रहे थे, बड़ा बढ़िया खेल है ये। और वो लोग मर गए, इसलिए मर गए क्योंकि उनका तो काम ही इस तरह के जोखिम भरा काम है। तो इस व्यक्ति की फ़ौज ने 100 से ज़्यादा लोगों को हमारे ही बैकयार्ड में, हमारे जो सुरक्षा का घेरा है, हम रखवाले कहलाए जाते हैं हिंद महासागर के, और हम एक शब्द भी नहीं कह पाए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया ईरानियों ने भारत के लिए और खासकर भारत के पुरुषों के लिए, जो मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहती। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे मेरा दिल टूट गया। वो ये कहना चाहते थे कि क्या आपके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है? क्या आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है कि आपने हमें बुलाया था? वो उस जहाज़ में जो ईरानी सवार थे फौजी,
वो भारत के मेहमान थे, एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए, रिहर्सल के लिए बुलाए गए थे। उन 100 लोगों की हत्या कर दी गई अमेरिका के ज़रिए, और भारत कुछ न कर पाया, न कुछ कह पाया। इससे ईरानी बहुत ज़्यादा ख़फ़ा हैं। दूसरी बड़ी बात थी कि नेतन्याहू ने ये कहा कि मेरे पास जो है 1.4 बिलियन, 1.5 अरब लोगों का मेरे पास समर्थन है, और अमेरिका ये ना समझे कि वो अकेला ऐसा देश है जो मेरा समर्थन करता है। मुझसे लोगों ने कहा कि क्या आप ऐसे देश से आई हैं जो नेतन्याहू का समर्थन करता है? मुझे वहाँ पे भी मैंने उनको दुरुस्त किया, मैंने कहा हरगिज़ भी नहीं। हमारी सरकार या उसका एक हिस्सा उनका समर्थन कर सकता है या उनके साथ रिश्ते रख सकता है। हालाँकि नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि सारे लोग उनके साथ हैं। लेकिन या ईरान के साथ नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि भारत में लोग, करोड़ों लोग, एक बड़ा हिस्सा ईरान के साथ है, ईरान को जीतते देखते हुए खुश हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसी के साथ आपसे मैं विदाई चाहती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल और मुझे भेज रहे हैं, कुछ लोग गालियां भी भेज रहे हैं। खैर, आपकी गालियां आपको मुबारक हो। फिलहाल मैं आपसे खुदा हाफिज कहती हूँ, अलविदा। जब तक के लिए, अब तक कि आप अगला वीडियो देखेंगे, और साथ साथ में आखिरी विदाई, आखिरी सलाम, खुदा हाफिज उस मर्द मुजाहिद को, उस जांबाज सिपाही को जिसने इतनी बड़ी ताकत को लोहे के चने चबा दिए, और पूरी दुनिया में एक जो सत्ता का जो संतुलन था, बैलेंस ऑफ पावर है, उसको हरा दिया, और पूरी दुनिया को सिखा दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो, जज्बा हो, आपकी ताकत कितनी भी कम हो, आप बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। मेरा अयतुल्ला अली खामने को मेरा आखिरी सलाम।